Hello students, I am Arvind Mehta, chemistry faculty in Resonance. Today we will discuss about the chapter metals and non-metals. Okay, this chapter is regarding for the IGSO. ठीक है, IGSO के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी अच्छा है. ठीक है ना, अबाउट 1 और 2 क्वेश्चन. ठीक है ना, समटाइम्स 2 क्वेश्चन बट 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी. ठीक है, आपको 1 क्वेश्चन ऑलवेज मिलेगा इसके अंदर. ठीक है, तो आईजीएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है आपका बहुत अच्छा चैप्टर है. ठीक है, थ्योरेटिकल है, लिटिल बिट थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है ना, ज़्यादा हमें इसको रीड करना पड़ेगा. ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉमन थिंग्स हैं, उनको लर्न करना पड़ेगा और उसके नेम आएंगे. ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है ना, क्या क्या होती है, किस टाइप के और होते हैं, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, यू ऑल नो अबाउट एलिमेंट्स. ठीक है, you all know about elements. What are the elements? Elements are the minerals. Okay, these are found in the crust of the earth and in the atmosphere. Okay, they may be metals and non metals. ठीक है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया है. ओके, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, हमें पता है कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं टिल डेट. ठीक है, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. उनमें से उन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, उनको हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में, 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है. वो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर्स के अंदर कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को किसने क्लासिफाई किया था, किसने डिवाइड किया था 2 मेजर ग्रुप्स में. ठीक है, किस बिहाफ पर किया था, वो सब आपने पढ़ा है. उसको हम यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल करेंगे. ठीक है ना, तो एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स हैं. इन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स एंड some are called non metals. ठीक है, इनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने डिवाइड किया है. ठीक है ना, तो उस टाइम पर जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे या हो गए थे, तो लेवोइजियर के टाइम पर ओनली आपके 23 एलिमेंट्स ही नॉन थे. तो उन 26 एलिमेंट्स नॉन थे. उन 26 एलिमेंट को लेवोइजियर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर क्लासिफाई किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कौन कौन सी होती है? ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हार्डनेस, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट, ठीक है, डेंसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, व्हाटएवर, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं 2 मेजर ग्रुप्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और ये जो क्लासिफिकेशन था वो लेवोइजियर ने किया था. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल Lavoisier, Antoine Lavoisier classified elements in 2 major groups, metals and non-metals on the basis of फिजिकल प्रॉपर्टीज. इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी ये सब लोगों को आपको पता होगा. सच एज फॉर एग्जांपल जैसे कि फिजिकल नेचर, फिजिकल स्टेट, ओके, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, सोनोरिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एटसेट्रा. ठीक है ना, और भी थी. ठीक है ना, तो इन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और 2 मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया, मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे कि आपके कुछ बुक्स के अंदर कुछ कंट्रोवर्सी मिलती है कि मेटल्स जो नॉन मेटल्स है वो 22 हैं, ठीक है ना, उसमें से 10 सॉलिड हैं, ठीक है ना, 11 गैसेज हैं, ठीक है, और 1 जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है। ये 22 यहाँ पर क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लेवोइजियर। बट सम ऑफ द नॉन मेटल्स जो यहाँ पर काउंट किए जाते हैं उनमें से कुछ मेटलॉइड भी है, बिकॉज जो मेटलॉइड्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है कुछ और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है, तो उनको हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं। तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आपके माइंड में कभी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि तो सेमी मेटल, अरे आज के सिनेरियो में है वो सेमी मेटल्स और मेटलॉइड, उसके टाइम पर नहीं थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज नो कंट्रोवर्सी इन दिस क्लासिफिकेशन बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही इन्होंने स्टडी किया था। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन की हम बात करते हैं, तो पोजीशन क्या है इनकी, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पोजीशन है एलिमेंट्स की, तो एक बार हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का चार्ट बनाते हैं, आपको इससे थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। ये पीरियोडिक टेबल का एक डायग्राम है, आउटलाइन हम बना रहे हैं इसके अंदर इस तरह से। ठीक है ना, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उस टाइम पर देखा होगा कि यहाँ पर एक जिगजैग लाइन भी होती है इसके अंदर। ओके, एक जिगजैग लाइन होती है जिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटलॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये आपके ग्रुप नंबर 1 2 3 टू 12 तक इधर होते हैं, 13 to 18 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको ग्रुप बोलते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज भी होती हैं। ठीक है ना, तो इस जिगजैग लाइन के इधर वाले, इस जिगजैग लाइन से इधर, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स। इसमें क्या होते हैं आपके, मेटल्स होते हैं। एंड द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस साइड मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो होते हैं आपके नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स आपके किधर प्रेजेंट होते हैं, इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के करंट सिनेरियो में जो यहां पर बात करते हैं, तो इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑन द जिगजैग लाइन दिस मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट। उन पे जो जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतने एलिमेंट्स हैं, 22 जो नॉन मेटल्स हैं और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन है कि इनकी पोजीशन क्या होती है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आप यहाँ से इसको जज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, क्या डिफरेंस था इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अकॉर्डिंग, क्या उन्होंने डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट किया, क्या डिफरेंस उन्होंने फाइंड किया, वो हम इसके अंदर यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो हम एक पार्ट में यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक का नेम लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम इसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कितनी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो एक चार्ट बनाएंगे हम उसके अंदर, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो होगा वो प्रॉपर्टीज वाला होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो मेटल्स के लिए होगा जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे। एंड नाउ थर्ड वन इज फॉर नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में हम यहाँ पर डिफरेंस स्टडी करने वाले हैं। चलिए
ओके यस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी यहाँ पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर या फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की हम बात करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को उन्होंने स्टडी किया था। फिजिकल स्टेट, यू ऑल नो अबाउट द फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर प्रेजेंट, ठीक है ना। लेकिन प्लाज्मा एंड बीसी अनदर फोर एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर इन दी नेचर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो फिजिकल स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट मींस सब्सटेंस आर ऑफ थ्री टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। ये सॉलिड नेचर के होते हैं। कब होते हैं, रूम टेम्परेचर पर होते हैं, ठीक है। दीज आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर कितना होता है अपना, 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। रूम टेम्परेचर कितना कंसीडर करेंगे हम, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट क्या होता है, जनरली ये कैसे होते हैं, सॉलिड्स एंड गैसेस होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर solids and gases at room temperature 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, मेटल्स के अंदर क्या एक्सेप्शन आएगा, यहां पर देखो, मर्क्यूरी जो है वो आपका लिक्विड नॉन मेटल होता है, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होगा यहां पर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी इज लिक्विड, ठीक है ना। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आपका लिक्विड मेटल होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूं कि ये आपको फाइंड करना है कि वाई मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये मेटल है लेकिन लिक्विड है, तो क्यों लिक्विड है, इसका रीजन आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसका रीजन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा पढ़ाई करनी पड़ेगी तब इसका रीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। सर्च करोगे जरूर मिलेगा, मेरी तरफ से क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो वाई मर्क्यूरी इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, वाई मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये लिक्विड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर फाइंड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर नॉन मेटल्स के अंदर भी यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जो नॉन मेटल्स है जनरली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन कुछ गैसेस भी हैं। लेकिन एक नॉन मेटल है, सिंगल नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कौन सा, बट ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आपका रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है आपका, ठीक है। बिकॉज सारे मेटल्स कैसे हैं अदर, इसके अलावा सॉलिड एंड गैसेज हैं। 10 सॉलिड्स हैं, 11 गैसेज हैं और ये 1 क्या है आपका, लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन की फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं इसके अंदर, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, D = m/v, मास बाई वॉल्यूम। अगर किसी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मास इंक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कैसे होगी, सपोज मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के। तो मैटर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स की जो होती है ना वो क्लोज पैकिंग होती है। जब 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सॉलिड के क्या होंगे, एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। लेकिन लिक्विड के जो 100 मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सेम मास है, मास यहाँ पर सेम लिया है मैंने, ठीक है ना, मास कांस्टेंट लिया है तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, ओके। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं, सॉलिड मेटल है इसलिए क्लोज पैकिंग है तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई, ठीक है। तो सॉलिड्स मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज क्या होती है, हाई होती है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, हाई, ठीक है। तो मोस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है,
मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी बताओ किसकी होती है, ठीक है ना, आप लोगों को पता हो, ठीक है ना, टू एलिमेंट्स है ऑस्मियम और इरिडियम, ठीक है ना, इनकी होती है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मियम इरिडियम दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, मैंने 22.6 लिखा है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं कि इरिडियम की जो होती है वो 22.5 होती है, ऑस्मियम की 22.6 होती है, लेकिन हमने लिख दिया कि ऑलमोस्ट सेम होती है, 22.6 के आसपास होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज क्या होती है, लो डेंसिटीज होती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो, ठीक है ना। लेकिन इनके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। बट कौन सा नॉन मेटल जिसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की डेंसिटी क्या होती है बेटा, आयोडीन की डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, आयोडीन की हाई होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, 5.86 के आसपास होती है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी डेटा नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना लिख लीजिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है किसकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन आईजेएसओ के अंदर हम इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो ये पूछा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Melting point and boiling point. You all know about melting point and boiling point. What is melting point? The constant temperature at which the solid converted into the liquid state by absorbing heat energy at atmospheric pressure. Constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा, बिकॉज मेल्ट होगा सब्सटेंस, उसी के बाद क्या होगा, बॉयल होगा। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो कुछ बच्चे लिख दें सपोज कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है किसी का, तो हो सकता है उसी के बारे में लो बॉइलिंग पॉइंट लिख दे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले सब्सटेंस मेल्ट होता है उसके बाद बॉयल होता है, ठीक है, इजंट इट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मेटल्स का, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम किसका होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 3410, ठीक है ना, काफी ज्यादा इसके अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम टंगस्टन का वायर बनाते हैं, जिसको हम फिलामेंट के अंदर यूज करते हैं, बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन से बनाया जाता है, बिकॉज इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो। तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है कि कुछ नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कंपेयर टू द अदर नॉन मेटल्स, ठीक है ना। बट यहां पर किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, कार्बन है ये, ठीक है ना, कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है ना। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन है, नॉन मेटल है, ठीक है ना, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, हाई होता है, कितना होता है, 3730 डिग्री सेल्सियस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट का। इसलिए ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं कहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटलर्जी के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, कैथोड के अंदर यूज करते हैं इसको, कैथोड बनाया जाता है, बिकॉज जहां पर हीट किया जाता है सब्सटेंस को, मेटल मेल्ट हो सकती है, इस कंडीशन में हम यहां पर ग्रेफाइट को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी यहां पर सपोज हम ले लेते हैं कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, क्यों होती है? बिकॉज मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट के लिए भी कंडक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे कि हमने एक रोड है, आयरन की एक रोड है, उसको हम वन एंड से यहां से हीट कर रहे हैं लाइटर से। ठीक है ना, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे कि जिस हाथ से आपने पकड़ रखा है अदर एंड से, वो भी वहां पर गर्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स, जैसे आपने हीट दी इस एंड को, तो यहाँ के जो पार्टिकल है ना वो वाइब्रेट होते हैं, एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं अपने एक्सिस पर। ऐसे एटम जो है, एक एटम दूसरे एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है, फिर वो उसके पास वाला नियर बाय एटम है वो नेक्स्ट एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है और पूरी रोड का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर भी हम बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? ग्रेफाइट। अरे सोनो, ग्रेफाइट जो होता है ना, बट यहां पर जो है ग्रेफाइट जो है आपका गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है ना, कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, हीट कंडक्ट नहीं करता है ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड डायमंड जो है वो इसका रिवर्स है। देखो कार्बन की फॉर्म है दोनों, है ना, लेकिन ग्रेफाइट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। लेकिन डायमंड क्या कर रहा है? ओनली हीट का कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करेगा। तो बट यहां पर जो ग्रेफाइट है एंड डायमंड जो है, डायमंड क्या करेगा? डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड आपका बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हीट के लिए डायमंड जो होता है ना वो गुड कंडक्टर। कॉपी के टॉप पर लिख लीजिएगा, जो है ना यहां पर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ग्रेफाइट है ना वो आपका कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट किसका? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बट हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन डायमंड क्या करेगा आपका? इसका रिवर्स करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बोलो नहीं करेगा भाई, ठीक है ना, लेकिन हीट को कंडक्ट करेगा भाई, करेगा। ठीक है, हीट कंडक्टर होता है। ठीक है, यहां पर ये डिफरेंस है, समझ में आया? ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहां पर नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो यहां पर आपका जो ग्रेफाइट और इसके अंदर एक्सेप्शंस को जनरली आपको लर्न करना होता है। एक्सेप्शन बहुत आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से पुट हो जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे। यहां पर फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लेते हैं इसके अंदर मेलिएबिलिटी। यू ऑल नो अबाउट मेलिएबिलिटी। ओके, व्हाट इज मेलिएबिलिटी? The property of metals by which the metals can be drawn into thin sheet by hammering. हैमर से हम उसको क्या करते हैं? हिट करते हैं। मेटल के सरफेस को क्या करते हैं? हिट करते हैं। एंड वो किस में चेंज हो जाता है? थिन शीट के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल जो बनाई जाती है, ठीक है ना, मेटल्स जैसे कि आपकी एल्यूमिनियम फॉइल बनाई जाती है, ठीक है, इनको कैसे बनाते हैं? हिट करके बनाया जाता है, ठीक है ना, हैमरिंग से बनाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे मेटल्स जैसे कि वेपन्स वगैरह बनते हैं, बहुत सारे आपके जो बनते हैं ना, जैसे कि आपको स्वॉर्ड बनानी है, तलवार बनानी है, कैसे बनाते हैं हम उसको? हिट करके बनाते हैं, शीट कट करके घिस के, ठीक है ना, बनाए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी आपके डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो शीट में कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। बाउल्स हो गए, प्लेट हो गई, ठीक है ना, वो इससे बनाए जाते हैं। तो मेलिएबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी
बाय विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग विदाउट ब्रेकिंग। मतलब आपका जो मेटल है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए। अगर मेटल आपका फ्रेजाइल होगा तो हम उसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मेलेबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर, लिखना चाहो तो लिख लो, द प्रॉपर्टी by which metals can be drawn into thin sheets by hammering without breaking is called malleability. ओके, तो मेटल्स होते हैं आपके मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल, ऑल द मेटल्स आर मेलिएबल, सभी मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं इनको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिलिकॉन की तो चिप बनती है ना, नॉन मेटल, ठीक है ना। सिलिकॉन आपका सेमी मेटल है, वो ना तो प्योरली नॉन मेटल है ना वो आपका मेटल है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो नॉन मेटल्स की ही बात करते हैं प्योरली। ओके, जिसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है अब मेलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी वो कैसे होती है, कैसे यहाँ पर इसके अंदर चेंज होता है। मेलेबिलिटी का एक बार शो कर देते हैं हम आपको इस तरह से, जैसे कि एटम्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स है किसी पर्टिकुलर मेटल के अंदर। जब आप इसको हैमरिंग करते हैं, इस साइड से आप इसको हैमर से हिट करते हैं तो स्लाइडिंग मोशन होता है पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कैसे चला जाएगा आपका, जैसे कि आपका फर्स्ट लेयर था, ठीक है ना, अब यहाँ पर ये आगे बढ़ जाएगा, एक एक एटम आगे आपका आगे शिफ्ट हो गया, इस तरह से आपका ये शिफ्ट होता जाएगा। फिर हमने हैमरिंग की इसके अंदर, फिर से हैमरिंग की तो क्या होगा, फिर से आपका जो है एटम्स आगे शिफ्ट होते गए, ठीक है ना, और आगे शिफ्ट होते जाएंगे, आपकी जो मेटल है वो थिन शीट में चेंज हो जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे देखो आपका मेटल है वो किस में चेंज हो गया, शीट में चेंज हो रहा है। तो इससे लेयर्स के बीच में क्या होता है, स्लाइडिंग मोशन होता है। जैसे आप हिट करते हो, मेटल को हिट करते हो तो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके वो आगे मूव करते हैं और आगे मूव करके वो सेटल होते जाते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है मेटल्स के अंदर। ओके, मेटल्स कैसे हो, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। मैं नॉन मेटल की आपने कभी कोई शीट नहीं देखी होगी। अब बोले ऑक्सीजन है, बहुत 10th 11 तो गैसेज है, उनको तो कभी हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सॉलिड है उनको भी नहीं कर सकते। कार्बन की शीट बनाई जा सकती है क्या, नहीं बनाई जा सकती। बहुत सारे बोलते हैं सर कार्बन का तो वायर भी बना सकते हैं ना, चीज अलग है, नहीं बना सकते। कार्बन फाइबर आता है, अरे भाई फाइबर अलग चीज है, ये अलग चीज है, प्रॉपर्टी में काफी डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 6th प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वायर में चेंज करते हैं, मेटल की कोई रोड है, लंबी बड़ी सी मोटी सी रोड है, थिक रोड है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वायर में इसको चेंज, हम बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करके करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिकॉज मेटल्स हैव हाई स्ट्रेंथ, यू ऑल नो अबाउट दिस, ऐसा और नो। मेटल्स के बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको स्ट्रेच कर पाते हैं, और स्ट्रेच करते हैं तो ये ब्रेक नहीं होते। क्यों, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द मेटल एटम्स, दैट्स व्हाई दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो इसके अंदर देखिए डक्टिलिटी जो होती है मेटल्स के अंदर क्या होती है, हाई होती है। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स क्या होते हैं आपके, डक्टाइल होते हैं। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। लेकिन अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन इन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है ना। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आपके हाईली मेलिएबल मेटल्स हैं, ठीक है ना, और हाईली डक्टाइल मेटल है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है ना। कॉपर, या फिर हम यहां पर वापस लिख, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये आपके क्या होते हैं, हाईली मेलिएबल एंड हाईली डक्टाइल मेटल है, ठीक है। हाईली मेलिएबल एंड हाईली डक्टाइल है। ऐसे सुना है मैंने कि गोल्ड के 1 ग्राम वायर से, 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लेंथ का वायर प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। होता है या नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन ये है कि इसकी डक्टिलिटी हाई होती है, हाईली मेलिएबल होता है। इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आप लोगों ने, रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर वो गोल्ड फॉइल ही यूज करते हैं, कोई अदर मेटल यूज कर सकते थे,
Why Rutherford used the gold as gold foil in the experiment? ठीक है ना, because it is highly malleable and highly ductile. ठीक है ना, highly malleable है, highly ductile है, इसलिए इसको इन्होंने यूज किया था। ठीक है ना, तो मैं ये आपकी मेटल्स है। यहाँ पर एक कंडक्टिविटी के अंदर एक बात बताना हम भूल गए, तो वो इसको मेंशन कर लीजिएगा। क्या है वो कि जो मोस्ट कंडक्टर कौन होता है, तो सिल्वर जो होता है ना वो बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर जो होता है ना वो आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। ओके, इसके अंदर मेंशन कर लीजिएगा, सिल्वर जो होता है ना आपका बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर के बाद मोस्ट कंडक्टर कौन होता है? कॉपर। कॉपर के बाद एल्यूमिनियम। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखेंगे तो सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हाईली कंडक्टिविटी शो करते हैं, हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं ये वाले मेटल्स। ठीक है ना, यहाँ पर मेलेबिलिटी डक्टिलिटी के अंदर दोनों में ये चीजें कॉमन है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल आपका शीट में कन्वर्ट नहीं होती है, कोई भी नॉन मेटल आपकी वायर में चेंज नहीं हो सकती है, बिकॉज दे आर फ्रेजाइल इन नेचर। मतलब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड हैं तो ये फ्रेजाइल नेचर के होते हैं। ओके, तो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको कैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इनको लर्न कैसे करें। तो टेबुलर फॉर्म में जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो इजीली आपको चीज़ें लर्न हो जाती हैं। ठीक है ना, बहुत सारे एक्सेप्शन हम इसी के अंदर मेंशन करते हुए चल रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, वो है हम पढ़ेंगे डक्टिलिटी, सॉरी डक्टिलिटी हो गया है, सोनोरिटी। सोनोरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरिटी? सोनोरिटी मतलब रिंगिंग साउंड। जैसे आप बेल, घर पे कोई गेस्ट आया आपके बाहर से बेल बजाया, तो बेल बजाने के बाद क्या होता है? रिंग बजती है। रिंग बजी तो रिंग बजने से क्या होता है? बाहर आपको पता चल जाता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, एक रिंगिंग साउंड आता है। रिंगिंग साउंड क्यों आता है? वाइब्रेशंस की वजह से। जैसे मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करता, वो स्ट्राइक करता है तो उसके जो एटम्स हैं, जो स्ट्राइकर ने अपनी मैकेनिकल एनर्जी किसको दी? उस प्लेट को। प्लेट के साथ क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी का इंक्रीज हुआ। मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज हुई तो वहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है? वाइब्रेशनल एनर्जी में। और ये वाइब्रेशन इतने फास्ट होते हैं कि वहां पर एक साइकिल की फॉर्म में ये वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, एक वेव की फॉर्म में जनरेट होते हैं, जो रेगुलर एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सोनोरिटी क्या होती है? मीन्स मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस इन नेचर। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है ना, मीन्स ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। बट नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर, they don't produce ringing sound। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये किसी तरह का कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं यहां पर 8th प्रॉपर्टी, लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनी अपीयरेंस। जब भी आप लोगों ने देखा होगा किसी मेटल को कट किया जाता है, जब मेटल को कट करते हैं तो उसकी जो फ्रेशली कटिंग सरफेस है वो आपको बिल्कुल शाइन करती हुई दिखती है, चाहे मेटल कितना भी पुराना हो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अंदर जो है पार्टिकल वो प्योर है। जैसे आप उसको कट करते हैं, कट करने के बाद आपको फ्रेश सरफेस उसकी दिखती है, और फ्रेश सरफेस जो है ना वो लाइट का रिफ्लेक्शन करती है। दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस लस्टर, मेटेलिक लस्टर। ठीक है, तो मेटल्स जो होती है वो क्या होती है? मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं आपके? लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी अपीयरेंस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपकी शाइनी अपीयरेंस प्रोड्यूस करते हैं। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? अपीयरेंस कैसी होती है इनकी? शाइनी होती है, शाइन प्रोड्यूस करते। लेकिन आपके जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स शाइन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर, ये आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस शाइनी अपीयरेंस। बट यहां पर जो है कुछ नॉन मेटल्स हैं वो शाइनी होते हैं। कैसे? बट सम नॉन मेटल्स फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं? जैसे कि ग्रेफाइट, आयोडीन, ये आपके कैसे होते हैं? लस्ट्रस नॉन मेटल। ये कैसे होते हैं आपके? लस्ट्रस नॉन मेटल है।
ये कैसे होते हैं आपके लस्ट्रस होते हैं, ये आपके लस्ट्रस नॉन मेटल्स। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, वो है आपकी यहां पर हार्डनेस। हार्डनेस आप लोगों को पता है कि जो मेटल्स है वो डेंसिटी हाई है। क्यों हाई है? बिकॉज इनकी क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग है तो ये क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज में है। क्लोज में है तो हम उसके बीच में क्या फाइंड करते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होगा तो उसके बीच में हम कहीं से उसको पंक्चर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैं बोलूं कि इस बोर्ड में मैं इस मार्कर को अंदर घुसा सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है, मिनिमम है या है ही नहीं, तो हम इसको एंटर नहीं करा सकते बिकॉज यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है? मिनिमम है। तो यहां पर हार्डनेस जो होती है मेटल्स की वो हाई होती है, ठीक है ना। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं आपके? हार्ड होते हैं, ठीक है ना। बट कुछ मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो आपके सॉफ्ट मेटल हैं। कैसे हैं ये? सॉफ्ट मेटल्स हैं एंड कैन बी कट विद नाइफ। इनको नाइफ से कट किया जा सकता है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। क्यों? बिकॉज ये सॉफ्ट मेटल है, ठीक है ना। तो इनको कट किया जा सकता है। सॉफ्ट मेटल है क्यों? बिकॉज इनकी पैकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है अदर मेटल्स के कम है। लेकिन आयरन को काट सकते हैं नाइफ से? नहीं काट सकते। क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, क्लोज पैकिंग है। लेकिन सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर कोई नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कैसे होते हैं आपके? नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। बट यहां पर भी एक्सेप्शन है आपका, डायमंड। क्या है बेटा? डायमंड। डायमंड जो होता है ना वो आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। क्या होता है बेटा? ये डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है आपका डायमंड, ठीक है। डायमंड को सिर्फ डायमंड ही काट सकता है, डायमंड को कोई अदर थिंग नहीं कट कर सकती है, बिकॉज डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, इसको हम कट नहीं कर सकते। बच्चों ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।